हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बिजनेस में। ठीक है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। हमने एकल स्वामित्व पढ़ लिया है, हिंदू संयुक्त परिवार पढ़ लिया, व्यवसाय पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? इंग्लिश में से एक बोलते हैं हम पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, ठीक है, किसी संस्था को लाभ कमाने के उद्देश्य से खोलते हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। अब देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था जिसमें वह किसी समझौते के अंतर्गत लाभ कमाने के लिए किसी व्यापार को चलाने के लिए निर्मित की जाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था। ठीक है, अकेले व्यक्ति की नहीं, कितने व्यक्तियों की? दो होने चाहिए कम से कम या उससे अधिक। ठीक है, व्यक्तियों की वह संस्था जिसमें किसी समझौते के अंतर्गत, बिना समझौते के नहीं, समझौते के अंतर्गत। वह समझौता आपका लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन जो समझौता होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए, क्योंकि लिखित समझौते में आपका ठहराव होता है। अगर लिखित समझौता होगा तो उसके लिए हम न्यायालय में भी जाकर विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा समझौता होना चाहिए लिखित होना चाहिए। तो समझौते के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के लिए किसी व्यापार को चलाने के लिए निर्मित की जाती है, किसी व्यापार को चलाने के लिए निर्मित की जाती है, वो आपकी साझेदारी कहलाती है। साझेदारी में कम से कम, ठीक है, जो हमारी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 के अकॉर्डिंग आपकी जो साझेदारी है उसमें कम से अधिक 20 व्यक्ति होने चाहिए। अगर कोई बैंकिंग संस्था है तो उसमें अधिक से अधिक 10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 20, ठीक है, और बैंकिंग संस्था है तो कितने बेटा? 10। ठीक है, साझेदार होने चाहिए। अब है आपके साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं। देखो, दो या दो से अधिक व्यक्ति, अभी बताया था मैंने, वो हमारी साझेदारी तभी कहलाएगी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी संस्था को लाभ कमाने के उद्देश्य से खोलेंगे। और अभी बताया था मैंने, भारतीय कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग साझेदारी में अधिक से अधिक 20 सदस्य होने चाहिए और कम से कम 2। ठीक है, और बैंकिंग संस्था में अधिक से अधिक 10 और कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता। साझेदारों के मध्य अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन जो हमारा अनुबंध लिखित होगा तो उसमें ठहराव पाया जाता है। ठीक है, जिसके लिए हम न्यायालय में जाकर विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हमारा अनुबंध किया जाता है वो वैध होता है, इलीगल नहीं होता है। लीगल तरीके से ही हम साझेदारी को चलाते हैं। वैध व्यवसाय का होना चाहिए। जो हमारी साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक होता है तथा व्यवसाय का वैधानिक होना आवश्यक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वैध व्यवसाय का होना, जो हमारा व्यवसाय होना चाहिए वैध व्यवसाय होना चाहिए। अगर कोई व्यवसाय आप बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हो तो वो आपकी साझेदारी व्यवसाय नहीं है। लाभ उपार्जन एवं उसका विभाजन। जो लाभ उपार्जन किया जाता है वो सभी जो उसके सदस्य होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। जिसका काम समाज सेवा करना होता है वो आपके साझेदारी के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे आपके विद्यालय हो गया, धर्मशाला हो गई, ठीक है,
और पुस्तकालय होगा, अनाथालय होगा। तो ये क्या है, समाज सेवा करने के उद्देश्य से खोले गए हैं, जिनका उद्देश्य लाभोपार्जन करना नहीं है। तो ये आपकी किसके अंतर्गत, साझेदारी के अंतर्गत नहीं आएंगे। साझेदारी के अंतर्गत लाभ को पहले ही पूर्व निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है और साल के लास्ट में उसे बराबर बराबर बांट लिया जाता है। और ऐसा ही नहीं है, साझेदारी जो आपकी चलाई जाती है केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ठीक है। जो हानि होगी वो भी सब में बांटी जाती है और लाभ को भी सब में बांटा जाता है। ऐसा ही नहीं है कि लाभ हो गया तो साझेदारों में बांट दिया और विभाजन हो गया, मतलब कि हानि हो गई तो उसे किसी में भी नहीं बांटा गया, केवल एक व्यक्ति पर उसका दबाव पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और है, लाभोपार्जन जो हमारा क्या प्राप्त होता है वो एक अवयस्क व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो अवयस्क व्यक्ति होता है उसका कार्य संचालक तो नहीं होता, लेकिन वो उसमें जो पैसा लगाता है केवल लाभ के लिए कमाता है। वो अपना पैसा लगाते हैं, साल के लास्ट में जितना उसका लाभोपार्जन होता है उसे दे दिया जाता है, ठीक है। या फिर कोई अच्छे उच्च अधिकारी है, कोई अच्छा प्रबंधक है, ठीक है, फर्म का प्रबंधक है, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको भी लाभोपार्जन को उसमें बांट दिया जाता है। अब देखो व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार सभी साझेदारों को होता है। जो हमारे साझेदारी व्यवसाय है उसमें संचालन करने का अधिकार सभी का होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार उसमें सक्रिय रहें। कुछ साझेदार ऐसे होते हैं, अभी बताया था मैंने, जैसे आपके कोई अवयस्क व्यक्ति है, वो आपका केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से उसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ साझेदार उसमें सक्रिय नहीं होते हैं, तो व्यवसाय का संचालन साझेदारों द्वारा ही किया जाता है। अगला है असीमित दायित्व। इसमें जो हमारी साझेदारी व्यवसाय है उसमें असीमित दायित्व होता है, क्योंकि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप अपनी निजी संपत्ति से भी पूंजी लगा सकते हो। तो इसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारों के मध्य प्रतिनिधि संबंध होते हैं। साझेदारों के मध्य प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि मतलब एजेंट की तरह भी संबंध होते हैं, ठीक है। एजेंट की तरह कैसे, अगर कोई व्यक्ति कहीं अपनी फर्म को छोड़ दिया उसने, ठीक है, फर्म से निकल गया है, फिर भी वो फर्म का प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो किसका कार्य कर रहा है, एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। साझेदारी व्यवसाय में हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। जो लाभ प्राप्त हो रहा है केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा, तीसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। फर्म का निश्चित नाम होना। फर्म का निश्चित नाम होता है, ठीक है। फर्म को जिस व्यवसाय से वो फर्म चलाई जा रही है उसी व्यवसाय का नाम दिया जाता है। जैसे आपकी ओप्पो मोबाइल है तो उसको नाम किससे देंगे, ओप्पो कंपनी, ठीक है, नोकिया कंपनी। इस तरीके से हम, या उसकी शॉप है आपकी चाइना बूट की, ठीक है, तो उसका नाम हम चाइना बूट ही देंगे, ठीक है। नगद पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। इसमें नगद पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग नगद पूंजी लगा सकते हैं और कुछ लोग स्टॉक में माल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं, ठीक है। पर कल आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, आज बस इतना ही रहने दो बच्चों।